नमस्कार, गुड नाइट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीपिका शर्मा। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। झुंझुनू नवाचार की कड़ी में जिला बार बार अग्रणीय बन रहा है। झुंझुनू पुलिस लाइन परिसर में नवाचार करते हुए अमृत कन्या वाटिका का शुभारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में महिला पुलिसकर्मी के सम्मान के तौर पर उनके नाम से पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त रश्मि गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के आतिथ्य में हुआ। आयुक्त गुप्ता ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जिले में अमृत कन्या वाटिका विकसित की जा रही है, जिसमें फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि बच्चों में पोषण की कमी को दूर किया जा सकेगा। पौधारोपण किया है क्या मैसेज? हाँ, आज ये पुलिस लाइन में जो महिला यहाँ पर हैं एम्प्लॉयड और उनके बच्चे, उन सब के साथ मिलकर के एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। और बेसिकली जो महिला बाल विकास विभाग है ये कन्या वाटिकाएँ जगह जगह कन्या वाटिका बना रहा है। उसमें तरह तरह के फलों के पेड़ पौधे हैं, जनरली फलों के हैं, और जिससे कि न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा मिले। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जितनी भी यहाँ पे महिला एम्प्लॉय हैं, कांस्टेबल्स हैं और हैं ऑफिसर्स हैं, तो वो उन सब ने ये वादा किया है कि वो इनके नाम से एक तो वृक्षारोपण हो रहा है, कर रही हैं, दूसरा इसका ख्याल भी रखेंगी और साथ में उनके बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये परिसर सुंदर हरा भरा हो जाएगा और इसमें न्यूट्रिशन से जो परिपूर्ण फल भी मिल पाएंगे जो इनके बच्चों के और सबके काम आएंगे। देखिए, आज हमने राजस्थान में एक नवीन प्रयोग करने के साथ में राजस्थान पुलिस के और महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में इस पुलिस लाइन परिसर में लगभग हम 500 पौधे लगाएंगे। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि ये जो पौधे हैं ये समस्त महिला जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, अन्य लोगों के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें निभाएंगे। इसको न केवल लगाना करना और इसकी सुरक्षा करना, इसकी जिम्मेदारी भी सभी साथ मिलकर निभाएंगे। इस पूरे परिसर, इसका नाम कन्या वाटिका, अमृता कन्या वाटिका रखा गया है और इसको चारों तरफ से फेंसिंग करके इसको बिल्कुल सिक्योर करके और इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी हमने राजस्थान पुलिस की ओर से निभा रहे हैं। ये एक अच्छा काम है। मैं सभी जनता के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वन्य और पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक इस देश को योगदान दें। सर, झुंझुनू पुलिस सामाजिक सरोकार भी निभा रही है, यानी थाना स्तर पर भी पौधारोपण है, परिंडे वो अभियान चल रहे हैं, तो कैसे गति कर रहे हैं? जी सर, हमारा विशेष अनुग्रह हमारे सभी साथियों से ये रहता है और समाज के। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने आज मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 209 किलो डोडा चूरा, 1 पंप एक्शन गन, 1 कारतूस व फॉर्च्यूनर कार भी बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला स्पेशल टीम प्रभारी ने बताया कि एसपी किरण कंग के निर्देश पर जिले भर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर NH 52 खारपा रोड के समीप नाकेबंदी की जा रही थी। उसी दौरान महाराष्ट्र के नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार पुलिस को जाब्ते को देख मोड़ कर जाने लगी, जिसका पीछा कर जिला स्पेशल टीम ने फॉर्च्यूनर कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 19 कट्टों से भरा 209 किलो मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर कार सवार आरोपी लिचमा राम जाट और महेश जाट निवासी जिला जोधपुर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हरनावदा शाहजी में हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। छूट मिलने के बाद बाजार में भीड़ क्षेत्र में पहली बार जिस गलती की वजह से कोरोना संक्रमण फैला था, अब वही चीजें फिर से दोहराई जा रही हैं। लॉकडाउन जिसके चलते संक्रमण में काफी कमी आई, लेकिन अब छूट मिलने के बाद बाजार में बेतहाशा भीड़ लगने लगी है, जिससे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने का खतरा एक बार फिर से क्षेत्र के ऊपर मंडराने लगा है।
कोटा में कोरोना वैक्सीन की लगातार कमी बनी हुई है, जिसके कारण पिछले 3 दिन से संपूर्ण कोटा जिले में वैक्सीनेशन कार्य ठप पड़ा है। कई लोग हैं जिनका पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज लगने का समय हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण टीका नहीं लग पा रहा है। सीएमएचओ के अनुसार अभी भी जल्द वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं लग रही है। कोटा सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र तंवर का कहना है कि 1-2 दिन और वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं है। जयपुर स्तर पर किसी भी तरह की पुष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। यदि वैक्सीन मिल जाती तो प्रतिदिन 42,000 डोज लगाई जा सकती हैं। फर्स्ट डोज पर टारगेट 15 दिन में पूरा किया जा सकता है। फर्स्ट डोज लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए 6 लाख डोज मिलना भी जरूरी है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। पूरी तैयारी कर ली है और लगभग मेरी तैयारी है, यदि वैक्सीन मिल गई और वैक्सीन की निर्बाध पूर्ति हो जाए तो 42,000 डोज पर डे के हिसाब से हम लगा सकते हैं। फर्स्ट डोज का टारगेट हम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बची जो सेकंड डोज है उसकी समय आने पर पूर्ति कर लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट डोज लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। हमें अभी 6 लाख डोज मिलना ज़रूरी है। 6 लाख डोज नहीं मिली तो हमें दिक्कत में आ सकते हैं। अनुसूचित जाति के एसएचओ अंता कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के तहत नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो अंता बमोरी हनुमान मंदिर के पास में गुजर रहे तो उन्होंने देखा कि कुछ असामाजिक तत्व मंदिर के पास गांजा पी रहे थे, जिसको अंता एसएचओ द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करने हेतु कहा गया। तो वह लोग उस समय तो वहां से चले गए और कहा कि तुम्हें देख लेंगे। मंदिर के पुजारी को भी पूर्व में 2 बार समझाइश की गई, मंदिर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाए। कोरोना जैसी महामारी के बाद ब्लैक फंगस ने भी कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। 150 इंजेक्शन की खेप जल्द कोटा पहुंचने वाली है, लेकिन फिलहाल मरीजों को राहत नहीं मिल पाई। कोटा में भी ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीज एमबीएस अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उन मरीजों को लगाए जाने वाले लाइपोसोमन एम्फेटेरिसिन इंजेक्शन की लगातार कमी बनी हुई है। सरकारी सप्लाई में आने वाली दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण मरीजों को इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। अभी भी कोटा के एमबीएस अस्पताल में लगभग 70 मरीज भर्ती हैं। हर मरीज को लगभग 4 से 5 इंजेक्शन रोजाना लगाने होते हैं, लेकिन इंजेक्शन की कमी के कारण किसी को भी 2 इंजेक्शन ही प्रतिदिन लग पा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों का भी कहना है कि वे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में रोजाना इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी हुई है, बल्कि इलाज में अनावश्यक देरी होने के कारण दूसरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ब्लैक फंगस का यह है कि अभी वर्तमान में हमारे पास 72 के आसपास पेशेंट हैं जो ऑपरेबल है। उनको टीम हमारी अच्छा ऑपरेट कर रही है, लोग ठीक होके भी जा रहे हैं। और जो जहाँ तक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी लगना है उसकी सप्लाई समय समय पे जयपुर से आती है। कई बार क्या 1 आध दिन नहीं आ पाती है, तो जितनी व्यवस्था होती है उतना कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं और मैं थैंकफुल हूँ हमारे ईएनटी और इनकी टीम को कि वो लोग ऑपरेट ठीक कर रहे हैं। आज इंजेक्शन की क्या स्थिति है सर? अभी सुबह गाड़ी गई हुई है 4 बजे की, अब शाम को आएंगे 4-5 बजे तक, देखते हैं जो आएंगे हाथों लग जाएंगे। कितने आने? कल सबके 2 लगे थे। लगभग वहाँ से कितने आने की संभावना है? वहाँ से तकरीबन अभी जो सुन रहे हैं करीबन 150 के आसपास आएंगे, तो हर एक मरीज़ की मेरे हिसाब से 3 तो लग जाने चाहिए। सर ये जो ओपीडी की मतलब जो बड़ी है, राजसमंद जिले में आज पत्रकार संगठनों ने जिला कलेक्टर और पुलिस महानिदेशक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों पर पुलिस अधिकारी द्वारा मानसिक उत्पीड़न और झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पत्रकार संगठन IWJF, राजस्थान पत्रकार परिषद, श्रमजीवी पत्रकार संघ के साझा ज्ञापन में बताया कि वरिष्ठ पत्रकार गीता पिल्लई और भूपेंद्र सिंह चुड़ावत को कुछ समय अधिकारी आपकी रंजिश के कारण झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर कई पत्रकार मौजूद रहे।
मांगरोल में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष एवं जिला शाखा 12 के जिला अध्यक्ष द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारीगण को देय मानदेय भुगतान को रोकने व मानदेय के संबंध में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने एवं मानदेय आदेश बहाल करने हेतु दिनांक 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के समर्थन में बुधवार को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मांगरोल के कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। सस्तीदार बसंत कुमार रीडर राजेंद्र सोमानी ने बताया कि 9 जुलाई तक कार्यालय समय में समस्त न्यायिक कर्मचारीगण काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में सुखवीर लोधी, सुरेश चंद मीना, हेमंत कुमार, ब्रजराज गोचर, रामेश्वर शर्मा आदि शामिल रहे। कोटा में मानसून ने दस्तक दे दी है। कोटा शहर और आसपास में जोरदार बरसात हुई, जिससे न केवल लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे। इन दिनों किसान खरीफ की फसल की बुआई की तैयारी में और मानसून की पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि काफी दिन से कोटा में तापमान लगातार 42 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जिससे गर्मी और उमस के कारण लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन अब मानसून के आगमन के साथ वातावरण खुशनुमा हो गया व लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली है। बयाना कस्बे के लाल दरवाजा निवासी राहुल पुत्र दिगंबर उम्र 22 वर्ष जाति जाटव ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। इस खबर को सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना पहुंचाया, जहां मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया। घटना की रिपोर्ट मृतक के ताऊ के लड़के ने दर्ज करवाई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि राहुल नौकरी की तलाश में था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था। उन लोगों की तरफ से राहुल पर किसी तरह का दबाव नहीं था। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान यानी लॉकडाउन से अनलॉक तक दिखे तो कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वालों में अधिकतर युवा शामिल हैं, जो आर्थिक तंगी के चलते डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या कर ली। आज सुबह लाल दरवाजे सूचना मिली तो किसी लड़के ने कपड़े का फंदा लगाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। सूचना पे एसएस साहब और हम सभी जाप्ता के लाल दरवाजा पहुँचे तो वहाँ देखा कि घर वालों ने लड़के की लाश को उतार के चौक रखा हुआ था, जिसका नाम था राहुल पुत्र दिगंबर जाटव निवासी लाल दरवाजा। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। अंदर देखा कमरे के अंदर एक पंखे से एक तवाल कपड़ा लटका हुआ था, जिससे उसने फांसी का फंदा लगाया था। उस कपड़े को जब्त किया और उसके पिता से बात की गई तो उसका पिता फरीदाबाद से बोल रहा कोई मजदूरी करने गया था। उसने कहा मैं आ रहा हूँ। तो करीब 2-2.5 घंटे बाद वो लड़का उसके पिता आया दिगंबर, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा लड़का 12th पास है, जो नौकरी की वजह से काफ़ी अवसाद में चल रहा था। पीछे से किसी कारण से उसने रात को आज फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है और कोई मरने कारण नहीं बताया। फिर उसकी लाश को लेकर अस्पताल आए, पोस्टमार्टम कराया और लाश को घर वालों से सुपुर्द कर दिया है। इसमें मन दर्ज की गई है, उसका अनुसंधान किया जाए। तारानगर में सिंचाई पानी की समस्या को लेकर किसानों ने कॉमरेड निर्मल कुमार प्रजापत के नेतृत्व में आईजीएनपी अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कॉमरेड निर्मल कुमार प्रजापत ने बताया कि अधिशासी अभियंता कृष्णा सागवान ने 2 बार वार्ता, लेकिन वार्ता विफल रही। इसको लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। 2 जुलाई शुक्रवार को कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डाला जाएगा। धरना स्थल पर किसान सभा के रामस्वरूप सहारण की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को विकास पारिक, भवरी लोटासरा, एडवोकेट मुकेश शर्मा, चिमना राम पांडर, विक्की सोनी, संजय शर्मा, धर्मेंद्र जानी आदि ने संबोधित किया। चौधरी कुमाराम लिफ्ट केनाल में खरीफ फसल के सिंचाई पानी को लेकर के आज इलाके के किसान आईजीएनपी कार्यालय में इकट्ठे हुए, एक्शन का घेराव किया। 2 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन उन्होंने पानी
सिंचाई के लिए देने में पूरी तरह असमर्थता जताई है। ऐसे में अखिल भारतीय किसान सभा ने और उपस्थित तमाम आंदोलनकारी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि आज से लगातार अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है और 2 तारीख को पूरे इलाके के किसान बड़ी संख्या में एक्शन कार्यालय पर पड़ाव डालेंगे और पड़ाव तब तक जारी रहेगा जब तक सिंचाई के लिए खेतों में पानी नहीं मिले। वर्तमान में इलाके में हालात ऐसे हैं, बरसात नहीं होने की वजह से और नहर में पानी नहीं मिलने की वजह से मूंगफली नरमे की बिजाई पूरी तरह नहीं हो पाई है। बरसात की वजह से जिन किसानों ने बुआई कर दी उनकी फसल भी नष्ट होने के कगार पे है। तो ये बुआई का पानी है, ये अगर नहीं मिलेगा किसान को, बुआई नहीं हो पाएगी तो उसके बाद में 2 पानी 3 पानी देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनियारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचरावता के गांव रायपुरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी रजनी मीना को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कचरावता पंचायत के रायपुरा में करीब 200 बीघा भूमि चारागाह है, जिस पर गांव के प्रभावशाली तथा दबंग व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा कुछ ही चारागाह भूमि बची है, जिस पर कुछ शरारती व्यक्ति कब्जा करने पर आमादा है। रायपुरा का संपूर्ण चारागाह रकबा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है, जिसके कारण गांव में पशुपालकों के लिए पशुपालन बहुत ही मुश्किल हो गया है। धर्मराज मीना, राकेश मीना, भीम सिंह, राजूलाल, चेतन बैरवा, मदन धाकड़, हेमराज नायक, शिवजी भीम, बाबूलाल खट्टिक, रामफूल गुजर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आम जनता से संवाद करने के लिए एक नई पहल की है। इसके जरिए विधायक दीप्ति माहेश्वरी गुरुवार से विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हैं। अगले 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के जरिए विधायक दीप्ति माहेश्वरी हर पंचायत मुख्यालय पर जाकर जनता से रूबरू होंगी और उनकी समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगी। हालांकि कोरोना काल के चलते मुमकिन नहीं हो पाया था, ऐसे में अब कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। ऐसे में विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के जरिए वह हर उस परिवार तक पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगी जिन्होंने इस महामारी के दौर में अपनों को खोया है। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी गांव की चौपाल पर पंचायत लगाकर लोगों से संवाद करेगी और उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगी। 2 तारीख को जब रिजल्ट्स आए थे और सबसे पहले आपने जब ये इंटरव्यू लिया था कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, आपने ये मुझसे पूछा था कि नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा टूवर्ड्स राजसमंद, तो तब यही बोला था कि SOS कंडीशन हम लोग हैंडल करेंगे। तो 3 तारीख से हॉस्पिटल में जाना और सबके साथ मिलना करना, किस वे में उसको हम हैंडल कर सकते थे, वो पूरे महीने कोरोना का ही चला था। तो ये जो विश्वास था उसका धन्यवाद मैं नहीं दे पाई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए विधायक आपके द्वार कार्यक्रम एक अभियान हम लोगों ने शुरू करा है, जो अगले 2 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हर गाँव में जाएंगे, वहाँ पे धन्यवाद भी करेंगे, उनका आभार भी व्यक्त करेंगे, वहाँ उनकी परेशानियाँ सुनेंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने खोया है किसी न किसी जने को कोरोना काल में और या फिर किसी और कारणवश, तो उन परिवारों को संबल भी देंगे। तो कार्यक्रम अभियान यही है कि एक दिन एक पंचायत में रहेंगे। कोई उसमें ये नहीं कि कोई चुनावी दौरा नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, वहीं पंचायत में बैठकर, गाँव में चौपाल पर बैठकर लोगों के साथ। नावा सिटी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित ऑक्सीजन जनित संयंत्र के शिलान्यास समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी से नावा के समस्त कांग्रेस जन पार्षद गणों ने मांग रखी कि नावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महीने में 2 बार दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर लगाया जाए, जिस पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करके दिव्यांग शिविर आयोजित करने के आदेश करवाए। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल बजाज ने बताया कि उसी अनुपालना में आज 30 जून 2021 बुधवार को दिव्यांग शिविर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। वह महीने के दूसरे बुधवार व अंतिम बुधवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, जिसमें सभी दिव्यांग पात्र सदस्यों का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए टेंट यूनियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल कम्मा ने बताया कि नवीनतम गाइडलाइन के द्वारा शादी समारोह में अतिथियों की संख्या बढ़ाने और न्यूनतम संख्या
150 और 200 तक करने की कृपा करें। साथ ही अनुमत समय सीमा साढ़े 4 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक करने की कृपा करें, जिससे शादी समारोह के रोजगार से जुड़े लोगों की जीविका चलाने का मार्ग सुगम हो सके। यदि आगामी 24 घंटे में हमारी मांगों की सुनवाई नहीं की गई तो हमारे द्वारा सरकारी व गैर सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, महासचिव सिकंदर खान, राधेश्याम गोदारा, गजानंद गौड़, पवन सांकला, जय सिंह, गणेश शर्मा, योगेश शर्मा, सुशील शर्मा, शाहबाज, दीनदयाल सांकला, कमल शर्मा, अमर सिंह सांकला, महेश शर्मा, शरीफ खान, इदरीश, बाबूलाल सैनी आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में चल रहे कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के तहत विभिन्न टीकाकरण स्थलों पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक जिला संयोजक चंद्र प्रकाश शर्मा व अशोक तंवर के नेतृत्व में सेवा कार्य किया और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सभी लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाना बहुत बड़ा कदम है। आज देश के सभी लोग बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज हमने अमेरिका को वैक्सीनेशन में पीछे छोड़ दिया। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और हम कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के टीकाकरण महाअभियान के तहत फ्री वैक्सीन आज पूरे जिले में बड़ी संख्या में वैक्सीन लग रही है। इसी तहत हमारे जिले के संयोजक चंद्र प्रकाश जी शर्मा और सह संयोजक अशोक तंवर के लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि देश के लिए सेवा कर रहे हैं और उनका बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। आपका नाम? तारा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा अलवर सड़क मार्ग पर अचानक सड़क मार्ग पर अज्ञात जानवर के आ जाने से पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग पर पलट गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। पिकअप पलट जाने से पिकअप में भरी सब्जियां सड़क मार्ग पर फैल गई। सब्जी की भरी पिकअप शाहपुरा की तरफ से जा रही थी, तभी अचानक से हादसा हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार विराटनगर घाटी में अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, लेकिन यहाँ भैरू बाबा के मंदिर के बन जाने के बाद किसी प्रकार की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। इसलिए इस घाटी से गुजरने वाले वाहन भैरव बाबा को नमन करके घाटी पार करते हैं। विराटनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और यातायात चालू करवाया। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं और जीतने वाले सदस्यों को लेकर राजस्थान के भरतपुर की होटल में बाड़ेबंदी चल रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही ममता किशोर अपने 14 समर्थित सदस्यों के साथ भरतपुर की एक होटल में कैंप गई हुई, लेकिन आज उसने आरोप लगाया कि बागपत जिला पंचायत में 20 सदस्य जीत कर आए हैं, जिसमें उनके साथ 14 सदस्य हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं, जिसके लिए उसने विगत 26 जून को नॉमिनेशन फाइनल भी कर दिया था। लेकिन भाजपा के कुछ नेता व बागपत से भाजपा सांसद सतपाल उसके फर्जी हस्ताक्षर, झूठा शपथ पत्र पेश कर उसके नामांकन को निरस्त करने की साजिश कर रहे हैं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बागपत से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हूं। उसके लिए मैंने 26 जून को पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन बीजेपी के नेता मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर झूठा शपथ पत्र को निरस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने 14 सदस्यों के साथ भरतपुर में रह रही हूं। भाजपा के नेता जो साजिश कर रहे हैं उन्हें खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करें और मुझे न्याय दिलाएं। स्वायत्त शासन विभाग मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में तीसरी बैठक रखी गई। बैठक में जैसलमेर से नगर परिषद सभापति हरिबल्लभ कल्ला ने हिस्सा लिया। सभापति हरिबल्लभ कल्ला वीसी के माध्यम से यूडीएच मंत्री शांतिलाल धारीवाल को जैसलमेर में आगामी प्रशासनों शहर के संघ अभियान की कार्य योजना से अवगत करवाते हुए शहर में बसी विभिन्न कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने व बाबा बावड़ी कॉलोनियों को नियमन करवाने की मांग की है। इसी के साथ सभापति हरिबल्लभ कल्ला ने शहर में कई स्थानों पर नगर परिषद स्वायत्त की जमीन पर खसरों और वे अन्य विभागों को आवंटित करने से शहर के आवासन व विकास योजना में आने वाली समस्याओं से अवगत करवाते हुए खसरों की मांग की है।
इसी के साथ सोनार, दुर्ग व आसपास के स्थानों पर पट्टे जारी करने पर लगी रोक के संबंध में भी चर्चा की। इसी दौरान वीसी में आयुक्त शशिकांत शर्मा, यूआईटी सचिव अनुराग भार्गव, नगर परिषद में नगर विकास न्यास के अधिकारी गण मौजूद रहे। बयाना पहुंचने पर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। परमाल खटाना ने बताया कि राजस्थान पुलिस में पहली पोस्टिंग 24 मार्च 1983 में मिली। 19 जून 2021 भरतपुर जिले से सेवानिवृत्त हुए। 38 साल राजस्थान पुलिस में सेवा देने के बाद समाज में करेंगे सेवा कार्य। खटाना इन मुद्दों पर देंगे विशेष ध्यान। झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों की मदद भी करेंगे। सामाजिक कुरीतियों का त्याग करना, शिक्षा की ओर ध्यान देना, यह भी बात कही। इस मौके पर पटवारी देवी सिंह दमदमा, पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष बलराम कांवर, निरोत्तम अड्डा एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपका फर्स्ट पोस्टिंग कब और कहां हुआ था? जी साहब, 1983 को 24 मार्च 1983 को मैंने एज ASI ज्वाइन किया था राजस्थान पुलिस में और मैंने 38 साल 2 माह 7 दिन का सेवा काल, जो बहुत बड़ा होता है 38 साल का, पूर्ण करने के बाद आज मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और भरतपुर की जनता का मैं तो ऋणी हूँ, उनको मेरी कर्मस्थली है। मैं MSc कॉलेज से इंग्लिश में MA किया लिटरेचर में, बाद में ज्योतिषाचार्य किया, कुश्ती में नेशनल लड़ा और इस सारे एरिया के लिए खूब भली भांति मेरी निष्ठापूर्वक मैंने सेवाएं दी हैं। चाहे बयाना में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, 1-2 बार ऐसे अनसुलझे मर्डर हुए, उनमें उन गिरोह को पकड़ने में, कल्प्रिट्स को लाने में मेरा योगदान रहा। जैसे आप जनता का सब। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को अपने विधायक कोष से 2-2 एम्बुलेंस जनता के उपयोग में देने का आह्वान किया था, जिसके बाद 12 के अंता विधायक प्रमोद जैन भाया, 12 अटरू क्षेत्र के विधायक पानाचंद मेघवाल, किशनगंज क्षेत्र की विधायक निर्मला सहरिया ने अपने अपने विधायक कोष से कुल 28 लाख की लागत से 2-2 एम्बुलेंस देने की घोषणा की थी, जिसमें से आज 5 एम्बुलेंस 12 पहुंची। जहां इन एम्बुलेंसों को मिनी सचिवालय से खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मल सहरिया ने इन अत्याधुनिक एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछली 21 मई को जो राजीव जी का था, उस दिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था कि सभी विधायक अपने अपने विधायक कोष से 2-2 एम्बुलेंस अपने अपने विधानसभाओं में की अभिशंसा करेंगे। उस दिन मैंने, पानाचंद जी ने, निर्मला जी ने, हमने तीनों ने 2-2 एम्बुलेंसों की उस दिन अभिशंसा की। उसी क्रम में आज ये 5 एम्बुलेंस की डिलीवरी हुई है और 1 एम्बुलेंस की डिलीवरी कंपनी वाले भी 1-2 दिन में देंगे। तो 1-2 दिन में आएंगी। तो निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि पूरे राजस्थान में मेडिकल सेक्टर को बढ़ावा मिले, मजबूती हो और देश में राजस्थान प्रदेश नंबर 1 पर आए, इसी भावनाओं को मजबूत करने के लिए ये निर्णय हमने मुख्यमंत्री जी की भावना का अनुरूप किया और इससे क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किस तरह की एम्बुलेंस क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर रही हैं? एम्बुलेंस का जो एक कोड है जो मेडिकल के हिसाब से उसके। गुड नाइट बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ।